मुकेश ऋषि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना चेहरा, जिन्होंने अपनी पहचान नेगेटिव किरदारों से बनाई। शहर के बड़े से बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दूंगा। बॉलीवुड के चुनिंदा विलन में से एक ऐसे ही विलन हैं मुकेश ऋषि, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और किरदारों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। हमारी ताकत हमारे इस एम्पायर को दीमक की तरह खत्म कर रहे हैं वो लोग, और तुम लोग यहाँ बच्चों की तरह इन खिलौनों के साथ खेल रहे हो। मुकेश ऋषि की पैदाइश जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद रुख किया मुंबई का। 2 साल मुंबई में काम करने के बाद मुकेश ऋषि को कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं मिला। इसीलिए मुकेश ऋषि ने फैसला किया कि वो न्यूजीलैंड जाएंगे। मुकेश ऋषि न्यूजीलैंड चले गए, जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। हालांकि वो अपने मॉडलिंग असाइनमेंट से नाखुश थे, इसलिए 7 साल बाद मुकेश वापस मुंबई लौट आए और रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। मुकेश ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1988 में टॉलीवुड से की। उस दौर में मुकेश तमिल तेलुगु फिल्मों में बतौर लीड एक्टर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आते थे। वहां मुकेश ने अपनी अदाकारी से अपनी अलग पहचान बनाई। इसके बाद मुकेश ऋषि ने बॉलीवुड का रुख किया और यहाँ पर हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। मुकेश ऋषि ने हिंदी फिल्मों में शुरुआत बतौर विलन की और नेगेटिव किरदार में मुकेश ऋषि के काम को काफी सराहा गया। अब तक मुकेश ऋषि ने बॉलीवुड में तकरीबन 120 से भी ज्यादा फिल्म की हैं और अपनी एक अलग पहचान बना ली है। प्रेस के जरिए सरकार और पुलिस का जीना हराम कर डालो। इसके बाद मुकेश ऋषि ने बॉलीवुड में तमाम बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। सनी देओल, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र, मिथुन दा, ऋतिक रोशन, आमिर खान, सलमान खान और संजय दत्त जैसे बड़े बॉलीवुड के दिग्गज अदाकारों के साथ कई फिल्मों में नजर आए। मुकेश ऋषि को उनकी पहली हिंदी फिल्म गर्दिश के लिए आज भी याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने बिल्ला जिलानी के किरदार को बखूबी निभाया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में कई नेगेटिव किरदार और कुछ पॉजिटिव किरदार करके अपना एक अलग मकाम बनाया। बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम करने के बाद मुकेश ऋषि की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया। इसके बाद इन्होंने साउथ इंडियन फिल्म में काम करने का फैसला किया। साउथ इंडियन फिल्मों में भी मुकेश ऋषि ने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करना शुरू किया। वो तेलुगु के एक बड़े स्टार बन चुके थे। बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के साथ साथ मुकेश ऋषि ने पंजाबी और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। ऐसे बहुत कम अदाकार होते हैं जो एक साथ हिंदुस्तान के कई सिनेमा के लिए काम कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक मुकेश ऋषि हैं। मुकेश ऋषि के नक्शे कदम पर उनके बेटे राघव ऋषि भी चलते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया द ग्रेट इंडियन एस्केप से, जो एक बेहतरीन फिल्म है। मुकेश ऋषि आज हिंदुस्तान के एक बेहतरीन अदाकार में शुमार किए जाते हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से अपनी एक अलग पहचान बना ली है और लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं मुकेश ऋषि से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका। आप देख रहे हैं तहजीब टीवी पर रिजवान खान के साथ आज एक नया शुमारा, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, जिन्होंने ना सिर्फ हिंदी सिनेमा में बल्कि तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, मलयालम, कन्नड़ या और भी बेशुमार पंजाबी फिल्मों में ऐसे ऐसे बेहतरीन किरदार अदा किए हैं, ऐसे ऐसे बेहतरीन कैरेक्टर प्ले किए हैं, जिसको हमने काफ़ी सराहा है, काफ़ी पसंद किया है। एक बेहतरीन, उम्दा और एक अजीम फ़नकार, एक उम्दा अदाकार हिंदी सिनेमा के, और वो हैं मुकेश ऋषि साहब, जिनको बेशुमार फिल्मों में हमने देखा है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर, और ये वक्त आपने हमें दिया उसके लिए हम आपका इस्तकबाल भी करते हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरा नमस्कार, आदाब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस लायक समझा। मुकेश साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं बहुत कम आपके बारे में जानते हैं। अक्सर आपको फिल्मों में तो उन्होंने देखा है, कई कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं और बहुत अच्छा काम करते आए हैं आप तकरीबन 30 सालों से। तो ये जो एक्टिंग का शौक़ था आपको, शुरुआत की अगर हम बात करें तो कैसे फिल्मों में आने का शौक़ हुआ? पर्सनैलिटी माशाल्लाह इतनी अच्छी आपकी है, तो क्या इस वजह से आप आना चाहते थे या बस किसी को देखकर इंस्पायर हुए थे? ऐसा नहीं रहा। एक बचपन की जो ख्वाहिशें होती हैं सब लोगों के बीच में होती है। एक एज होती है जिसमें
और हमारा जो उस समय की जो एज थी उसमें फिल्मों के कोई किसी ने किसी को देख लिया लंबा चौड़ा तो उसको कह दिया कि ये तो फिल्मों के लायक है, जी खूबसूरती देखी तो कह दिया तो फिल्मों के लायक है। जी इस तरह का माहौल था, क्योंकि फिल्मों में आना आसान काम नहीं था। जी लेकिन मेरा ऐसा नहीं रहा। मेरा क्या कि मेरे वालिद साहब का बॉम्बे से रिश्ता 63 से शुरू हो गया था, 1963 से। वो यहाँ दोनों भाई आते जाते थे, फिर उन्होंने यहाँ पे बिज़नेस इस्टेब्लिश किया। तो हम लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू जी। का हूँ मैं। तो स्कूलिंग के बाद मेरी पढ़ाई पंजाब में हुई है, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स का बड़ा शौक़ था, क्रिकेट खेलता था मैं। तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे मौका मिला बॉम्बे आने का, क्योंकि यहाँ भी घर था। जी तो जब यहाँ आया तो कुछ साल मैंने अपने घर का काम किया, फैमिली बिजनेस रहा। लेकिन मुझे लगने लगा कि मेरा मन नहीं लग रहा है फैमिली बिजनेस में, रूह नहीं थी उसमें। फिर मुझे फ़ॉरेन जाने का मौका मिला, मैं फ़ॉरेन चला गया। जी मैं कुछ साल फिजी आइलैंड में रहा, फिर न्यूजीलैंड चला गया। तो न्यूजीलैंड में मैंने एक कोर्स किया था जब मैं वहाँ पे था फिजी आइलैंड में। जी इसका फैशन शो के लिए फैशन वॉक होता है, उसका एक कोर्स किया था। तो मैं जब न्यूजीलैंड में पहुंचा तो मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आई कि लेट्स ट्राई दिस। तो मैं एक एजेंसी में चला गया, तो उन्होंने मुझे देख के उनको अच्छा लगा, मुझे कहने लगे कि आप कैट वॉक कर सकते हैं। मैंने बोला जी। तो उनके अंदर ही पड़ा हुआ था, तो वॉक करके दिखाया। तो खुशकिस्मती रही कि मुझे दूसरे ही दिन एक काम मिल गया। लेकिन मज़ेदार बात रही कि जब फ़ॉरेन में तो कपड़े आपके लिए स्पेशल बनते नहीं हैं, सब रेडीमेड होते हैं। जी तो मुझे कहा गया कि फ़लाँ शॉप में आप जाइए और वहाँ आप अपने ड्रेस ट्राई कीजिए। तो जब मैं वहाँ पहुँचा न्यूजीलैंड में, तो हैरानी की बात ये हुई कि वहाँ उस वक्त कोई भी सूट मेरे साइज़ का अवेलेबल नहीं था। अच्छा तो मुझे वो कहने लगे कि वेल सॉरी जेंटलमैन। तो एनीवे मैं जब एजेंसी से बात किया तो, लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे स्पार्क नज़र आई कि कम से कम 1-2 दिन के अंदर अंदर ही मुझे कुछ मिल गया। जी तो मुझे वो चीज़ थोड़ा सा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहा, वो पल कि जाने के इमीडिएटली ही कुछ मिला है, ट्राई हुआ है। फिर मैं वहाँ कुछ साल रहा, डिफरेंट काम करता रहा। फिर ये सिलसिला भी शुरू हो गया फैशन शोज़ करने का। तो फैशन शोज़ जब मैं करता रहा तो वो करते करते ही मुझे समझ में आने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा लगा। तो क्योंकि बॉम्बे से मेरा ताल्लुक़ था और यहाँ घर भी था, फैमिली भी थी। जी तो वहाँ फिर मेरी छोटी बहन की शादी भी थी। तो मैं शादी में डिसीजन ले लिया था कि मुझे वापस जाना है। फिर मैंने अपने बड़े भाई से बात की, क्योंकि मेरे वालिद बहुत जल्दी छोड़ के चले गए थे हम लोगों को। जी तो भाई ने भी एक्सेप्ट किया, भाई ठीक है आप जो चाहो करो। तो फिर मैं जब बॉम्बे में आया तो मैंने यहाँ से ज़ीरो से शुरू किया, क्योंकि अब मैं बिल्कुल सीरियस था इस काम को लेके कि मुझे लगा कि अगर कोई गलती हो गई तो वो जो समय निकल गया है वो मुश्किल हो जाएगा। जी तो मैंने बराबर यहाँ पे उन दिनों 2 इंस्टीट्यूट बहुत पॉपुलर थे, उसमें एक रोशन तनेजा साहब का था, एक मधुमती जी बहुत नामचीन डांसर रही अपने समय की, जिस तरह एलन जी थी इस तरह। जी तो इनके दोनों यहाँ स्कूल से मैंने कोर्स किए। और मैंने रोशन तनेजा साहब बहुत सीनियर लोग थे, उन्होंने पूना इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल रहे। तो मैंने उनसे कहा था कि सर मैं फिल्मी बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, ये मेरे जज्बात हैं और इनको लेके मैं आपके पास पहुँचा हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ, और जब आप कहेंगे तभी मैं काम के लिए निकलूँगा, उससे पहले नहीं। और सच बात भी ये थी कि सबके अंदर जज्बात तो होते हैं, लेकिन जब आप बाज़ार में निकलते हो बिज़नेस करने तो तब पता चलता है कि कुछ उसके कायदे कानून होते हैं, वो सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं कि किस तरह अप्रोच किया जाए, एक्टिंग है क्या, ये कहाँ मिलती है, कौन सी दुकान से मिलेगी। लेकिन पता चला कि सीखना तो वहाँ से है, लेकिन बाकी सब कुछ आपके अंदर है। ये जो भाव हैं सब आपके अंदर है। जी इनको किस तरह पॉलिश करना है, किस तरह इनको गिवन टाइम पे निकाल के लोगों के सामने लाना है, यही उसका प्रोफेशनल हिस्सा है। तो वहाँ कोर्स करने से ये सब चीज़ें मुझे सीखने को मिली।
फिर एक मुझे दिन याद है कि एक सीन चल रहा था, हमारी एक नामचीन एक्ट्रेस और भी आयशा जुल्का भी मेरे साथ में थी, तो एक सीन हमसे करवाया जा रहा था जिसमें करते करते मैं रो पड़ा। अच्छा। इन्वॉल्व हो गया। तो फिर उस दिन मुझे याद है रोशन तनेजा साहब ने मुझसे कहा कि मुकेश तुम अब, मैं सोचता हूँ तुम्हें काम के लिए निकलना चाहिए। तो शायद मुझे लगा कि शायद वो इन्वॉल्वमेंट होना उस लेवल की ही पैमाना है कि आप अपने काम को समझ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ एक्टिंग ये है कि हम सब एक्टर हैं, लेकिन हमें गिवन टाइम पे वो सब काम करने हैं जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है कि हंसिए, अब आपको हंसना है, अब आपको रोना है, अब आपको गुस्सा करना है। तो वो सब चीज़ें तभी होती हैं जब आप प्रोफेशनल बनते हो। तो वहाँ से फिर निकले हम, शुरू में कुछ ऐड मिल गए, वो कर लिए, उसमें एक थम्स अप का ऐड रहा बड़ा पॉपुलर, वो किया। फिर मुझे टीवी सीरियल करने का मौका मिला। टीपू सुल्तान में मैं जो सीरीज़ थी उसमें आखिर में मैं विलन एक होता है, मीर सादिक उसका नाम था, वो कैरेक्टर किया मैंने। लेकिन वो 2-3 महीने का एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही लाजवाब था मेरे लिए। टीपू सुल्तान करने के बाद मुझे कोई एज एन एक्टर फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो करते समय मुझे पता चल गया कि हमें क्या क्या चीज़ और सीखनी है, क्योंकि हम इस फैमिली से नहीं हैं, फिल्मी फैमिली से नहीं हैं, तो हमें नहीं बताया गया कि कमियां किस तरह दूर करनी है। उसका एक्सपीरियंस लेके फिर घूमते रहे, तो फिर मुझे पहली फिल्म मिली जिस फिल्म का नाम था गर्दिश जी। उसमें बहुत सी पहली चीज़ें थी। प्रियदर्शन सबसे पहली फिल्म कर रहे थे, साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। आर मोहन साहब बहुत कामयाब बिजनेसमैन थे, उनकी पहली फिल्म थी। और मुकेश ऋषि की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुझे एज ए विलन लॉन्च किया था उसमें। लेकिन मेरे सामने बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे, अमरीश जी थे, राज बब्बर साहब, डिम्पल कपाडिया, जैकी श्रॉफ थे सारे। तो वहाँ एक शाम राज बब्बर साहब के साथ बैठे, तो उनकी एक हिदायत मुझे मेरे बहुत फ़ायदेमंद रही कि उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मुकेश, तुम नए हो और बाकी सब लोग एस्टेब्लिश हैं, तो तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उस डायरेक्टर का ध्यान तुम्हारे ऊपर इतना न जाए, सामने सब नामचीन लोग हैं। तो तुम बस इतना समझ लो कि तुम पठानी हो, पठानी तुम्हारी लुक है, उस तरह का तुम्हारा हाव भाव ड्रेस तुम्हें दिया गया, तुम बस इतना महसूस करना है तुमको ड्रेस पहनते हैं कि अब तुम्हारे सामने ये पहनने के बाद तुम्हारे सामने कोई माने नहीं रखता है। क्योंकि मैं विलन था उसमें और कहानी अलाउ कर रही थी मुझे इतना बड़ा होने के लिए, तो कहानी ऐसी थी। तो बोले बस इतना ध्यान रखना कि वो पहनते ही तुम बादशाह हो, अपने काम के बादशाह हो। तो जिस प्यार से उन्होंने मुझे वो बात समझाई, मुझे लगा उसके बाद जब मेरा पहला दिन आया शूट का, तो वो मेरा पहला सीन भी उन्हीं के साथ में था, तो वहाँ मैं बहुत घबराया हुआ था। तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहा। और विश्वास कीजिए कि जब वो मैं पहनता था तो मुझ में एक अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन होती थी और मैं अपने आप को बिल्कुल वो कैरेक्टर महसूस करता था। तो वो शुरुआती के वो जो दौर था उसमें कुछ चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन मैं अलर्ट इस बात को लेके था कि मुझे ज़्यादा लोग सिखाने वाले नहीं हैं, मैं खुद ही हूँ, खुद ही मुझे करना पड़ेगा। और उसका अच्छी बात यही कि मैं खुद असेस करता रहा अपने आप को कि अब मुझे बेटर करना है, ये मेरी कमज़ोरी है, इसे ठीक करना है जी। तो ये रही शुरुआती दौर, पहली फिल्म तक जी। ये दौर। अच्छा, जो गर्दिश का आपने बताया किरदार, पहली फिल्म थी आपकी, और बहुत कम ऐसा होता है कि पहली फिल्म से कोई इतना हिट हो जाता है, क्योंकि कैरेक्टर आज भी लोगों को याद है बिल्ला जिलानी का, कि लोग वो फिल्म देखते थे और आज भी आप देखेंगे तो खौफ आता है उस कैरेक्टर से। यानी सिर्फ कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, शख्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने इतने उम्दा तरीक़े से उस कैरेक्टर को प्ले किया था कि आज भी देखेंगे तो खौफ तारी होता है कि बिल्ला जिलानी एक बहुत बड़ा नाम। और आपने ठीक कहा कि उस फिल्म में बड़े बड़े दिग्गज थे, लेकिन आज भी बाकियों को लोग याद रखें ना रखें, लेकिन बिल्ला जिलानी का जो कैरेक्टर था उस फिल्म का, उसको हम ज़रूर याद रखते हैं। ये जो कैरेक्टर आपको मिला, तो आपने बताया कि आपने ख़ुद इम्प्रोवाइज़ किया इसको, लेकिन ये पहली फिल्म से विलन की तरह आप लॉन्च हुए, यानी विलन का रोल आपको मिला। उससे पहले बहुत सारे ख्वाब होते हैं इंसान के, लेकिन उस वक्त जब एक नौजवान खूबसूरत लंबा चौड़ा शख्स फिल्मी दुनिया में आना चाहता है,
तो ये ख्वाब देखता है कि कहीं ना कहीं हीरो के तौर पर उसको लॉन्च किया जाए, या कोई फिल्म ऐसी मिले जिसमें उसको पॉजिटिव कैरेक्टर मिले, हीरो का रोल मिले। कोई ऐसी ख्वाहिश भी आपकी थी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या होता है कि आप जब यही कमज़ोरियाँ होती हैं, आप जिस एक एज में होते हो उसमें कई चीज़ें हो सकता है आपके सामने, कई रास्ते हैं। तो मुझे लगता है मेरा जो बचपन के जो डिसीजन थे, बाहर जाना, बाहर कुछ करना, और वो उस लेवल का ना होना, और वहाँ से एक रास्ता मिलना और उस रास्ते को एक्सेप्ट करना, और आपके अंदर से आवाज़ आना, दिस इज़ वेयर आई वांट टू गो, दिस इज़ मेरी लाइन, ये है फिल्मी लाइन है मेरा जी। तो जब मैं यहाँ पहुँच गया था तो मैं कंफर्म था कि अब गलती नहीं करनी कोई। इसका एक छोटा सा किस्सा बता दूँ आपको कि मैं कितना कंफर्म था कि मुझे क्या करना है। जी। एक दोस्त थे और उन्होंने मेरी यश चोपड़ा जी के साथ मेरी एक मीटिंग तय करवा दी जी। कि आप उनसे मिल लीजिए जाके। तो मैं उनके ऑफिस में पहुंचा, उनके पाँव छुए तो चेयर पे बैठे थे, मुझसे कहने लगे, बेटा क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहते हो तुम? मैं कहा सर मैं तो विलन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, विलन बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुस्कुराहट में कहा कि आप मेरी फिल्में देखी हैं? मैं कहा सब देखी हैं। तो मेरी फिल्मों में तो विलन होता नहीं है। जी। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं उस वक्त डरा नहीं, हिचकचाया नहीं कि इतने बड़े इंसान के सामने मौका मिला है तो खड़े हैं तो कुछ तो मांग लूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं कहा नो प्रॉब्लम सर, आपके पाँव छुए, मुझे खुशी हुई इस बात की, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि मैं तैयार था इस बात को लेके कि कहीं भटकना नहीं है अभी। तो मैंने इस तरह के डिसीजन बिगिनिंग में ही हो चुका था कि मुझे यही करना है। तो काम भी वही मिला जो मैं चाह रहा था। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, कभी कुदरत आपकी मदद करती है इन चीज़ों में जी। कि आप जो सोच रहे हो वैसा ही काम मिला। तो वो चुनने में मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई कि अब मैं क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, नहीं। जो सोचा था वैसा ही हुआ, उसी को फॉलो किया। फोकस्ड रहे मतलब जी आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक दौर जब, क्योंकि कोई आपके ख़ानदान से आपने बताया कि फिल्मों में नहीं था, आपके लिए आसान तो नहीं रही होगी ये रहा, जब आप मुंबई आए तो कोई ऐसा दौर रहा आपकी लाइफ में जो बहुत स्ट्रगल पीरियड होता है, जैसे बहुत लोग आते हैं और आप कभी मायूस हुए लेकिन ख़ुद अपने पर विश्वास था, यकीन था और आपने हिम्मत नहीं हारी, कभी ऐसा हुआ लाइफ में? उसमें एक चीज़ तो तय थी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो मुझे स्टेज का हुआ था, वहाँ फैशन शोज़ किए और न्यूजीलैंड में शोज़ करना छोटी बात नहीं थी। जी। और जो चीज़ मुझे समझनी थी वो थी एक्टिंग क्या है। उसके मैंने 2 कोर्स साइमल्टेनियसली करता। फर्स्ट 6 मंथ मैंने सिर्फ सीखने को मैं दिए, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। स्ट्रगल उन दिनों आपको ऑफिस प्रोड्यूसर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स होते थे, आप उनके ऑफिस में जाते थे, लेकिन उसमें भी ऊपर वाले का कर्म रहा कि कभी किसी ने नहीं कहा कि जाइए आप यहाँ से प्लीज़, कोई ऐसा नहीं रहा। जो भी मुझे देख के या मेरी पर्सनैलिटी को देख के कभी किसी ने मुझे धुतकारा नहीं। तो हमेशा उन्होंने प्यार से मेरी बात सुन ली या कभी फ़ोटो दे दिया उनको। तो उसी में से निकल के जब मुझे मौका मिला, गर्दिश तो कहीं दूसरे तरीके से आ गई, लेकिन जिनके पास मैं जाता था उस वक्त, गर्दिश के बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उसमें थे फिरोज़ नडियाडवाला और उनके पापा गफ़ार भाई। इन्होंने मुझे वापस बुलाया क्योंकि इनके ऑफिस में मैं जाता था स्ट्रगल के टाइम पे। तो गर्दिश के बाद ये हुआ कि मैं उनके ही ऑफिस में फिरोज़ नडियाडवाला अपनी कंपनी से अलग एक कंपनी खोल के फिल्म शुरू की थी उन्होंने, जिसका नाम था राम शस्त्र। जी। वो भी जैकी श्रॉफ के साथ में थी। और फिर उनके पापा ने फिल्म ऑफ़र की जिसमें अक्षय कुमार और नसीरुद्दीन शाह 2 भाई थे और मैं विलन था। तो उनके ऑफिस से ही वो फिल्में मिली और विलन का सिलसिला शुरू हुआ। तो जो हो रहा था मैं उसे एक्सेप्ट करता गया और स्ट्रगल उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। कुछ मैं प्रिपेयर था, कुछ कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। किसी ने ये भी नहीं कहा कि तुम लग नहीं रहे हो इसलिए प्लीज़ जाओ यहाँ से, तुम जैसे बहुत आते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। और जो चाह रहा था, जो फॉलो कर रहा था, वही होता चला गया और मैं उसको फॉलो करता रहा। तो बेशुमार फिल्मों में आपने काम किया और कोई हिंदी फिल्मों का बड़े से बड़ा एक्टर ऐसा नहीं रहा जिसके साथ आपने काम नहीं किया, आपको मौका नहीं मिला काम करने का। कभी ये रहा शिकायत कि अभी भी इनके साथ काम करना बाकी है, या कोई डायरेक्टर हो या कोई एक्टर हो? नहीं, देखिए वो सिलसिला करते करते मैं सरफरोश तक पहुंचा। सरफरोश बहुत बेहतरीन फिल्म बनी और
ऐसी फिल्मों का करेक्टर आर्टिस्टों को बहुत मौका नहीं मिलता कि ऐसी फिल्मों का हिस्सा बन पाए। सरफरोश मुझे मिली आमिर साहब की वजह से। मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था, तो उसमें मैं विलन था, बाजी नाम था उसका, बाजी थी शायद। तो आमिर साहब ने मुझे कहानी सुनाई वहाँ, हम लोग हैदराबाद में शूट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुकेश एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, तुम करो। तो उन्होंने जब मुझे कहानी सुनाई तो मुझे लगा सर ये तो बहुत अच्छी है, बोले आप करोगे? मैं कहा क्यों नहीं। तो फिर पता चला कि फिर डायरेक्टर साहब आए, आशुतोष ग्वारिकर साहब, उन्होंने कहा वहाँ टेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं बोला टेस्ट देंगे साहब, टेस्ट में क्या है। और मैंने फट से रिएक्ट किया कि मेरा आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग ना, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं कौन सा इतना बड़ा एक्टर हूँ कि मुझे बहुत अफसोस होगा कि मैं हार गया इसमें। मेरी जीत ही जीत है, क्योंकि मैं शुरू से ही बिगनिंग में इस लाइन में आप जैसे आपसे कहा, जो चीज़ नहीं हुई इसका मतलब मुझे सीखनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मैं उस स्क्रीन टेस्ट में पास नहीं होगा और मैं मानूंगा कि हाँ भाई मुझे और मेहनत करनी है। मैं बोला सर नो प्रॉब्लम, हम टेस्ट देते हैं। तो जबकि पहली फिल्म में कोई टेस्ट नहीं था मेरा, और उस फिल्म के लिए मुझे बुलाया गया, मैंने उसका टेस्ट दिया कि बाकी उस सलीम की कुछ लाइनें दी गई मुझे। तो लाइनें जब मैं बोल रहा था तो मैंने देखा कैमरा मैन और जो हमारे डायरेक्टर साहब थे उनके फेस का जो भाव थे, मैं समझ गया कि बात बन गई। अच्छा। तो इस तरह मुझे वो फिल्म मिली। तो सरफरोश से क्या हुआ, साउथ इंडिया का मेरा जो एरिया था वो खुल गया जी। तो साउथ इंडिया में सरफरोश वालों ने पसंद किया मुझे और मुझे बुलाया। तो वहाँ से एक फ़िल्म की मैंने, तो जो फिल्म थी उसको नेशनल अवार्ड मिला। फिर एक बहुत बड़ी वहाँ कमर्शियल फिल्म मिली जिसके हीरो थे बालाकृष्णा। बालाकृष्णा जो हैं ही सन ऑफ NTR रामाराव, जो वहाँ के CM रह चुके हैं आंध्रा के, वो बहुत नंबर वन स्टार है। उनकी फिल्म बहुत कामयाब हुई, वो बहुत हिट हुई। उसका फिल्म का नाम था नरसिम्हा नायडू जी। उसके बाद उनकी एक और फिल्म आई, उसमें भी मैं किया, वो भी बहुत पॉपुलर रही। फिर एक बहुत बड़ी हिट फिल्म चिरंजीवी के साथ मैंने की, इंदिरा। वो फिल्म बहुत कामयाब हुई। तो फिर वो सिलसिला एक शुरू हुआ। वहाँ की विलनगिरी और यहाँ की विलनगिरी में थोड़ा फ़र्क था, क्योंकि वहाँ बहुत नेटिविटी थी। अब नेटिव विलन ज़्यादातर होते हैं, हमारे यहाँ फिर भी सूट वूट पहना है, जीन है, लेकिन वहाँ एकदम चेंज हो गया। अपना धोती आ गई, कुर्ता आ गया और ऊपर डालते हैं वो सब आ गया। लेकिन वहाँ का जो फ़ायदा थोड़ा सा यहाँ हुआ, वो वहाँ जाके वापस मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक्टिंग तो ऑलमोस्ट वही है, लैंग्वेज नहीं आती है। अब उस लैंग्वेज को सीखना और उस लेवल का सीखना कि आप कंफर्टेबल हो जाओ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा व्हेन यू सेइंग द लाइंस, ये सबसे बड़ा मेरा वो रहा। फिर जब तेलुगु में हुई तो उसी दौरान तमिल में एक दो फिल्में की, फिर मलयालम का रास्ता खुला, फिर कन्नड़ में कुछ फिल्में की। तो फिर इन्हीं के बीच में मेरा काम चलता रहा। अगर थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की बात करें तो शादी की बात अगर हम करें तो क्या लव मैरिज आपकी रही या अरेंज मैरिज रही, और वो किस तरह से हुआ? मेरी शादी, मेरी जो वाइफ है वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। कॉलेज में चंडीगढ़ में हम साथ पढ़ते थे, और वो इंडियन ओरिजिन की सिटीज़न है, फिजी आइलैंड की जी। तो उन्हें फॉलो करता मैं फिजी पहुंच गया था, तो वही मैंने शादी की थी। तो शादी के बाद मैं जब यहाँ पहुँचा तो शायद वही मेरी सीरियसनेस थी कि आपको गलती नहीं करनी। तो उसी सीरियसनेस में मैंने वो सब कोर्स किए और अलर्ट रहा कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कि हमें जिम्मेदारी है मेरे ऊपर जी। तो उन चीज़ों का मुझे फ़ायदा हुआ। तो ये मेरी जो लव स्टोरी थी वो, उसको क्या बोलते हैं, अच्छा क्लाइमैक्स मिला कि हम लोग शादीशुदा हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा है राघव ऋषि, उसकी अभी पहली फिल्म लीड रोल में रिलीज़ हुई है। अच्छा। वो एक फ़िल्म मुझे बहुत सुनने में बहुत अच्छी लगी, तो मैंने लगा कि उसको शुरुआत इससे करनी चाहिए। वो एक ट्रू स्टोरी है। 71 वॉर में कुछ पायलट क्रैश हुए थे जो पाकिस्तान में हुए थे, तो PW हो गए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर। तो वहाँ से 3 पायलट एस्केप किए थे और एक भी बुलेट फायर नहीं हुआ। अच्छा। और वो जो मेन पायलट हैं, रब उन्हें तंदुरुस्त रखे, अभी भी पूना में है। अच्छा। तो उन्हीं की, उन तीनों 4 लोगों ने लिखी हुई कहानी को सबको मिला के डायरेक्टर ने उनको ही मिल के, उनकी ही बातें निकला के, उसी की राइटिंग लिखी सारी, वो बना के उसने एक फ़िल्म बनाई। और उसकी खूबसूरती रही कि एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं
उन्होंने देखी, फिर उन्होंने कहा कि तुम हमारे सब स्टेशनों में दिखाओ इसको। तो स्टेशनों में जितने भी एयरफोर्स के स्टेशन हैं हमारे हिंदुस्तान में, चाहे दिल्ली, चंडीगढ़, पूना, बेंगलोर, सब जगह दिखाया गया उनको। और उन्होंने उन पायलट्स को बुला के ऑनर किया। अच्छा। बोले इनकी किताबें हम पढ़ा रहे थे, इनकी लिखी हुई किताबें, और इस फिल्म की वजह से हमें महसूस हुआ कि ये हेलन हार्टी अभी तक हैं, और हम खुद नहीं, हमें उनके नहीं था मालूम उनको। तो उन्होंने उनको ऑनर किया, उस फिल्म को दिखाया गया। फिर PVR वालों ने, क्योंकि कमर्शियल उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है ऐसी फिल्मों की, तो PVR वालों ने एक अच्छी डील दी है। तो जून में वो रिलीज़ हो गई है वो फिल्म, और 15 अगस्त तक हर जगह पे अलग अलग स्टेट्स में वो रिलीज़ होती रहेगी। वो अभी इसी का कैरियर उसी में है, इसी में आगे करेंगे उसको। बिटिया मेरी अभी 12th क्लास में पढ़ती है। मैं अब जाने से पहले थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी को माशाल्लाह बहुत पसंद करते हैं। कैसे ख़ुद को मेंटेन रखते हैं, कैसे वक्त निकालते हैं अपने लिए? मुझे इस बात का एडवांटेज रहा है कि मैं शुरू से स्पोर्ट्समैन रहा, कॉलेज में भी खेलता था, मैं क्रिकेट में वाइस कैप्टन रहा, फिर रनिंग भी करता था, सब तरह की स्पोर्ट्स खेल लेता था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो शरीर है ना, इसने ही सबसे ज़्यादा साथ आपका देना है। जी। दोस्ती कहते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहला दोस्त आपको अपने शरीर को बनाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है वो एक तरह नहीं चलती जी। उसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख, परेशानियाँ, ये सब आनी है, और उसको झेलने वाला है आपका शरीर। बिल्कुल ठीक। ठीक है, दोस्त मौके पे काम आते हैं, वेरी गुड, बट उसको झेलता है तुम्हारा शरीर। इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए, दूसरे बच्चे भी जो आते हैं या आपके माध्यम से भी दोस्तों को यही कहूँगा कि शरीर को अपना दोस्त बनाइए और उसके लिए एक समय फिक्स कीजिए। जी। जवानी में नहीं पता चलेगा, जवानी में फिक्स कर देंगे तो एक रूटीन बन जाती है। तो शरीर का ख्याल रखें। शरीर सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं देता, शरीर एक पॉजिटिव सोच देता है आपको, शरीर एक दिशा दिखाता है आपको, शरीर गलत विचारों को अच्छे विचारों में कन्वर्ट करता है। जी। सोच होती है आपकी, शरीर सही रास्ता दिखाता है आपको। और फिर क्यों ना, जब इतने फ़ायदे हैं इसके, तो क्यों ना, क्योंकि जब आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपने शरीर को पसंद करते हैं, तो वो दूसरों को भी उसकी खुशबू मिलती है, तो दूसरों की भी आप इज़्ज़त करते हैं। तो इसलिए मेरी सबसे बड़ी तो ये रहेगी कि अपने शरीर का ख्याल रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दोस्त बना के रखिए। जी। तो ये मुकेश ऋषि साहब थे, जो एक एस्टेब्लिश एक्टर हैं, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, पंजाबी सिनेमा के, और हम इनको पसंद करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये ऐसे ही काम करते रहें, एंटरटेन करते रहें हम सबको, और अच्छी अच्छी फिल्मों के ज़रिए हम सबको ये मौका देते रहें कि हम इन्हें प्यार करते रहें। हम तहसीब टीवी की तरफ से बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहते हैं कि इतना वक्त आपने हमें दिया, इतनी अच्छी बातें बताई हैं, इंस्पायर किया है लोगों को, और इंशाल्लाह आपकी जो बातें सुनी हैं उस पर फॉलो भी करेंगे, और अपनी ज़िंदगी को जैसे आप फोकस्ड रहे थे वैसे ही फोकस्ड रहकर अपनी मंजिल पाएंगे, जैसे मुकेश ऋषि साहब ने अपना एक नाम बनाया है हिंदी सिनेमा में। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और तहजीब देखने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका ज़्यादा ज़बरदस्त शुक्रिया इसलिए कि इन्होंने मुझे आपसे मिलवाया और आपने मुझे देखा, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह किसी न किसी तरह से आपका एंटरटेनमेंट करते रहेंगे, और आप भी अपनी ज़िंदगी को, अपने शरीर को नंबर 1 रखिए। आदाब, ऑल द बेस्ट। और जाने से पहले ये भी कहेंगे कि इनके जो साहबजादे हैं राघव ऋषि साहब, उनकी भी फिल्में आप ज़रूर देखिए और उनके लिए भी दुआ कीजिए कि वो भी ऐसी कामयाब हों जैसा कि मुकेश ऋषि साहब एक कामयाब एक्टर हैं, एक एस्टेब्लिश एक्टर हैं। अब आपसे मुलाकात होगी किसी और शुमारे में किसी और शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। आदाब।